दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पवन सीरीज से लिए गए हैं। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे सब आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देश में संविधान लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, देश में संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। तो फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 45 में है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया। और फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की थी, तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा 20 नवंबर 1989 को। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब की गई थी। तो 20 नवंबर 1989 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, और फ्रेंड्स, समवर्ती सूची पर कानून जो है केंद्र एवं राज्य सरकार बनाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। और फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ 2000 से 2001 में हुआ था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ 2000 से 2001 में। ओके, तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको 2000 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2001 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। तो फ्रेंड, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ओके, कब आए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली आपके 1498 ईस्वी में आए थे। फिर उसके बाद डच आए थे। डच आपके 1595 ईस्वी में आए थे। फ्रेंड, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1669 ईस्वी में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। तो फ्रेंड्स, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत मैकाले के द्वारा लागू किया गया था। मैकाले का कहना था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, वह स्वतः ही छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपना विरोध पत्र बैंटिंग के पास प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 2 फरवरी 1835 में। फ्रेंड्स, ये IMP पे आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स शिक्षा में छनाई का सिद्धांत जन शिक्षा हेतु लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह किसका मत था। तो फ्रेंड्स यह मत मैकाले का था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था। तो फ्रेंड्स कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन 1853 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है। तो फ्रेंड्स वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा जन शिक्षा संचालक कहलाता है। अगला प्रश्न है कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लंदन विश्वविद्यालय को कलकत्ता तथा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श बनाया गया। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया। तो फ्रेंड्स हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। फ्रेंड अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सन 1889 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। तो फ्रेंड्स शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 27 जनवरी 1902 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 11 मार्च 1904 ईस्वी को कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 1966 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1968 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था। फ्रेंड्स इसका उत्तर है 10+2+3। अगला प्रश्न है जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर,
+4 की माध्यमिक स्तर की शिक्षा +3 की उच्च स्तर की शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला प्रश्न है, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 23 खंडों में बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 7 मई 1990 को। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता की व्यक्त की? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मार्च 1992 में। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान। तो फ्रेंड्स स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है। तो फ्रेंड्स कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड्स कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र ग्रामीण है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, साक्षरता से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स साक्षरता से तात्पर्य सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कक्षा 1 से 8 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 1988 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का आरंभ 1995 से 1996 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1986 में। फ्रेंड अगला प्रश्न है, भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन 2 अक्टूबर 1975 में किया गया। अगला प्रश्न है, प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनवाड़ी व ECE कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स संपूर्ण साक्षरता अभियान को संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल सर्वप्रथम किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो फ्रेंड्स वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम वैदिक संस्कृत था। अगला प्रश्न है, भारत में इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर LS मुदालियर थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1987 में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ब्रिटिश शिक्षा में। फ्रेंड अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच की संस्कृति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। तो इसका उत्तर है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है अनुच्छेद 45। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है। तो फ्रेंड्स बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? तो फ्रेंड्स कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो फ्रेंड्स बहुउद्देशीय विद्यालय मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT कब एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1961 में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई? तो फ्रेंड्स मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति NPE 1986 के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो फ्रेंड्स वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, DPEP का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1992 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन बना था? तो फ्रेंड्स कोठारी कमीशन 1964 में बना था। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश से खुले थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय मुदालियर आयोग की सिफारिश से खुले थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मौलाना आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू हुई? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो फ्रेंड्स बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? तो फ्रेंड्स निस्पंदन सिद्धांत में उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, मदरसा का संबंध था? तो फ्रेंड्स मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो फ्रेंड्स बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था? तो फ्रेंड्स यह एक्ट 1993 में पास हुआ था।
अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। तो फ्रेंड्स उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग 15 से 35 आयु वर्ग के लिए किया गया। फ्रेंड अगला प्रश्न है वुड का आदेश पत्र जारी किया था। तो वुड ने अपना आदेश पत्र 1854 में जारी किया था। अगला प्रश्न है पराविद्या संबंधित है। तो फ्रेंड्स पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य संरक्षित है। तो फ्रेंड्स बौद्ध साहित्य त्रिपिटक से संरक्षित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले का। अगला प्रश्न है किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है DPEP के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष था। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष 1986 था। अगला प्रश्न है 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी। तो फ्रेंड्स 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम का वर्ष है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम का वर्ष 1993 है। अगला प्रश्न द्विभाषा सूत्र संबंधित है। तो फ्रेंड्स द्विभाषा सूत्र संबंधित है मुदालियर आयोग से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है। ये 100 प्रश्न आपके पवन सीरीज से लिए गए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी विकल्प प्रश्न हैं अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सही भी प्रश्नों को सही करके आएँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।